हमारे साथ बजट पर विशेष चर्चा करने के लिए विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अंजलि। और हम सुन रहे थे प्रदेश की महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, इसमें से आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए इस बार क्या खास हो सकता है मोदी 3.0 के पिटारे में? मुझे लग रहा है तुम्हारी खुशी बता रही है कि महिलाओं के स्वर कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है और महिलाओं को कुछ मिले तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं है, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, हमारी आधी आबादी हैं और उनको बेहतर सुरक्षा, बेहतर न्याय, बेहतर तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। मगर थोड़ी देर पहले हमने अभी जो उज्जैन की चौपाल देखी तो उस वक्त कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमारे उज्जैन की महिलाओं ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, बजाय इस तरीके की फ्रीवीज दे के जो छोटी छोटी योजनाएं उनको एज ए वोटर के रूप में लुभाने की होती हैं। मगर इस सब के बावजूद आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। जो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला पूर्ण बजट आज आने को है और इस पूर्ण बजट में क्या कुछ खास रहेगा उस पर सबकी नज़र है। दरअसल पर जो हम लोगों को जानकारी लग रही है उसके हिसाब से इसमें पिछले कुछ हम लोगों ने जो 10 साल का बजट देखा है तो वो जो मोदी सरकार का जो बजट होता है उसमें कोई तात्कालिक चीज़ें वो खुश करने के लिए नहीं देते हैं। उनका विज़न है जो बहुत आगे का विज़न होता है कि 4 साल 5 साल 10 साल आगे की सोची जाए। तो अभी इस बार हमको लग रहा है कि जो सब कुछ है इस पूरे बजट का फोकस होगा 2047 यानी कि हम जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो उस समय कैसा भारत होगा। तो उस समय के भारत को बनाने के लिए जो सारी योजनाएं हैं, जो सारी नीतियां हैं, उसके अनुसार ये बजट ढलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब संबोधन करने पहुंचे थे बजट सेशन से पहले, तब वो भी यही कह रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि विकसित भारत 2047 तक का संकल्प है। डॉक्टर विशाखा कुटुंबले, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गई है। विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विशाखा आपका। अच्छा डॉक्टर विशाखा, आज का दिन अर्थशास्त्रियों का दिन होता है और आपसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो उम्मीदें आम जनता जता रही है आज पेश होने वाले बजट से कितनी पूरी होती हुई नजर आ रही है? नमस्कार। आम जनता भारत की मुख्य धारा है जी। हमारे देश में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग ही ऐसा प्राथमिकता रखता है कि सरकार को भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पर एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म विजन रखना बहुत ज़रूरी है और ये बजट मोदी सरकार का तीसरी सरकार का पहला बजट है। तो ये सरकार निश्चित ये अवधारणा रखेगी कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप कैसा हो, उनका विजन कैसा हो, ये दर्शाता हुआ ये बजट रहेगा। तो आम जनता के लिए इसमें सरकार ने बहुत कुछ किया है और कल के ही इकोनॉमिक सर्वे को भी अगर हम उसका अवलोकन करें तो हमें समझ में आता है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर आज अगर हम विश्व के पटल पर बाकी विकसित देशों को देखें तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए सरकार अब हमारी मूलभूत सुविधाओं को, हमारे घरेलू ढांचे को सुधारने पे ज़्यादा ध्यान देगी। हमने इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स पे बहुत काम कर लिया है और बहुत अच्छी प्रगति कर ली है। आज हमारा दायरा वैश्विक स्तर पर बहुत बढ़ गया है, पर अब ज़रूरत है कि हम हमारे तीनों क्षेत्रों को, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे अब फोकस करें। कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है, जिसको हम फूड सिक्योरिटी और ज़ीरो हंगर के गोल की बात करें तो उसमें भी हमने पिछले 1 साल में जो हमारा पिछला रोड मैप था उसके अंतर्गत काम करते हुए बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में भी हमने देश को आगे लाया है। फिशरीज़ में तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से उन्होंने कृषि विभाग का भार लिया है तब से उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे एग्री सेक्टर की ग्रोथ को और मजबूत किया जा सके।
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इसमें ज़रूर ग्लोबल जो वैश्विक उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना उसने परफॉर्मेंस देना चाहिए था उतना अभी हमें नज़र नहीं आता है। पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको भी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और आगे लेके जाएं। पर हमारे बिल्कुल डॉक्टर विशाखा, आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हैं, आप बात कर रही है कि विकसित भारत की तरफ एक रोड मैप तैयार किया गया होगा, इस बजट में ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही खास बिंदु ये रखा गया कि विकास दर जो प्रोजेक्ट की गई है वो 6.3 से लेकर 6.8% तक रखी गई है। लेकिन जिस विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो अगले 2 दशकों तक 8% तक की विकास दर रखनी पड़ेगी। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है, अगर आप ये देखिएगा कि 2025 के लिए भी इस सरकार ने जो अपने गोल रखे थे, तो अगर बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो हमने उतना अभी अचीव नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें हमारा दूरगामी विजन जो है वो बहुत वृहद और ठोस रखना पड़ेगा और पॉलिसीज़ इस तरह से हमें बनानी पड़ेगी कि हमारा ग्लोबल इंटरैक्शन तो बिल्कुल मजबूत रहे, पर ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना ज़्यादा असर ना करे कि हम जो ये 2047 का गोल बना रहे हैं इस परिलक्ष्य में हम बहुत ज़्यादा डेविएट ना हो। और एक अर्थव्यवस्था के लिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और मजबूती से कदम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पॉलिसीज़ लाके जिससे जंप तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छा आ जाए पर वो स्टेबल ना हो, वो ठोस ना हो, ये स्थिति हमारे लिए ज़्यादा चिंतनीय होगी। इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर विशाखा जिस तरीके का ये इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार किया गया है उसमें कुछ फैक्टर्स रखे गए हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को बहुत ही संतुलित रख कर ऐसे ऐसे स्कोर्स प्रोजेक्ट किए गए हैं, ऐसे ऐसे आंकड़े प्रोजेक्ट किए गए हैं। ब्रिजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है एक तरीके से एक्सरे कहा जा रहा है आने वाले बजट का, इसमें क्या खास बातें मानी जा रही हैं? अंजलि, आपने सही कहा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आईना है, उसकी सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। उस रिपोर्ट कार्ड में जो आपने अच्छी बात का जिक्र किया कि जो जीडीपी की वृद्धि दर है 6.3 से 6.8 के दायरे में है, जबकि पिछले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें मिनिमम दर 7% थी, यानी कि हम पिछले साल के मुकाबले इस बार कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बता रहा है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर ग्रोथ घट रही है और घट रही है, इसके कई सारे कारण हैं। और जो मैडम जो बात कर रही हैं वो तो ठीक है, एक दूरगामी गोल की बात कर रही हैं वो ठीक है, मगर जो तात्कालिकता है, हम सब तात्कालिकता में जीते हैं। देश की जो बहुत बड़ी आबादी है वो तात्कालिकता में जीता है, उसको अभी तुरंत राहत चाहिए। तो अभी तुरंत राहत देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे हम डीजल पेट्रोल किसी की बात करें उसकी महंगाई की चर्चा नहीं करते। और उसके अलावा हम रुपये की कीमत की बात करें, रुपया लगातार गिर रहा है। यदि हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के हाल बेहाल हैं। अभी जो उज्जैन की जो महिलाएं बोल रही थी कि जो टैक्स में रिबेट होना चाहिए, मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि टैक्स में रिबेट सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। बातें बड़ी बड़ी कर रही है मगर तात्कालिकता में रिलीफ नहीं मिल रही है। एक बात और करें कि जो शेयर मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, तो मिडिल क्लास आखिर इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं मगर तात्कालिकता में ऐसा कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दूरगामी गोल को पाने के लिए बड़े बड़े उपाय तो किए जा रहे हैं, कंसोलिडेशन तो हो रहा है, एक अच्छे मजबूत रास्ते पर चलने की कोशिश तो हो रही है, मगर उस सबके बावजूद रोजगार नहीं है। अभी इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो उसमें एआई को लेकर बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें कहा गया है कि जो जिस तरीके से एआई आ रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां खाएगा। हम तो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं मगर यहाँ नौकरियां खाने का डर है। तो उस सर्वे में कंपनियों से कहा गया है कि आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, एआई का उपयोग इस तरीके
तरीके से करें कि लोगों की नौकरियां ना जाएं। और यदि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं जो 2047 में आएगा, तो उसमें 80,000 नौकरियां हर साल देनी है। हम हर साल नौकरियां कहां से दे पाएंगे, जबकि एक तरफ नौकरी जाने का बहुत बड़ा खतरा है, तो बहुत सारे खतरे भी हैं। और यही देखना है कि सब में बैलेंसिंग एक्ट निर्मला सीतारमण कैसे कर पाएंगे। ब्रजेश जी, आशाओं का बजट आप बता रहे हैं, संभावनाएं बहुत सारी, आशा लेकिन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर विशाखा लगातार बनी हुई है। डॉक्टर विशाखा, जैसा कि जानकारी ब्रजेश जी भी दे रहे थे कि रोजगार बढ़ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और रोजगार बढ़ाने के इस बजट में क्या नए संकल्प नजर आ रहा है सरकार का, किस तरीके का? क्योंकि देखिए, सरकार जब भी रोजगार की बात करती है तो कैपेक्स बढ़ाने की बात करती है। ये सरकार की कोशिश है। इन्होंने पहले भी अपनी निर्णय में ये दिया गया था कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना वो चालू कर रहे हैं, और इस बार कोशिश की गई है कि हम टियर्ड इंटर्नशिप प्लान करें, एडवांस, इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री इंटर्नशिप। इस तरह की इंटर्नशिप से जो हमारे युवा है जिनका अलग अलग स्किल सेट है, उन स्किल सेट के हिसाब से हम उन्हें रोजगार दे सकते हैं। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात अभी की जा रही है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का ही विश्लेषण देखें तो उसमें आप पाएंगे कि विमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, और रूरल एरिया में तो और अच्छा बढ़ा है। और ये जो हमारा रूरल अर्बन डिवाइड है वो भी 84% से अब 70% पर आ गया है। ये सारे बिंदु हमें ये दर्शाते हैं कि हमारे जो प्रयास हैं रोजगार बढ़ाने के, हम ये जो एआई की बात की जा रही है, एआई के बेस्ड जितनी डिजिटल सर्विसेज है उनकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि रोजगार के अवसर एआई और टेक्नोलॉजी के बढ़त के साथ कहीं कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल डॉक्टर विशाखा, ये बात डिबेटेबल हो जाती है। एआई बढ़ रहा है, एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो रोजगार खा रहा है या नहीं खा रहा है, ये डिबेटेबल बात हो जाती है। लेकिन आप बजट को लेकर काफी आशावादी नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी विवेक राणा भोपाल से, दुर्गेश साहू जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि देखिए जनता का दिन है। जनता को बजट से लेकर क्या संभावनाएं नजर आ रही है, क्या उम्मीदें नजर आ रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। विवेक, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। बिल्कुल यानी आज बजट का दिन है, और आम लोगों की यदि बात करें तो आस लगा के बैठे हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। यदि बात की जाए बजट की तो क्या आस लगा के बैठे हैं इस बार? हम लोगों को लग रहा है कि सरकार जो लगातार जो जीएसटी और इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, कि जो आईटी में है थोड़ा रिलीफ मिले, टैक्सेशन में कुछ हो जाए, क्योंकि अभी तक 7 लाख तक छूट है इनकम टैक्स में, उसको करीब सरकार 10 लाख रुपए करे बढ़ा के, तब थोड़ा राहत मिले आम आदमी को उसमें। आप टैक्स में चाहते हैं? जी, टैक्स में राहत चाहते हैं। और भी लोग ये जानते हैं इस बार क्या, क्योंकि भैया ने बताया कि टैक्स जरूरी है, रोजगार जरूरी है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, और क्या चाहिए आम जनता को? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि इनको टैक्स जो है ज़्यादा इसका स्लैब बढ़ाना चाहिए इनको, क्योंकि क्या है आजकल सबसे ज़्यादा इनकम जो है नीचे तबके के लोगों की होती है, जिनमें टैक्स का दायरा ज़्यादा है। या तो इसका स्लैब इनको बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की इनकम ज़्यादा हो सके और वो रोज़गार के लिए नई दिशा में काम करें। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनका कहना है कि जो टैक्स है उस पर कहीं ना कहीं जब बात मध्यम वर्ग की होती है तो बात टैक्स की जरूर होती है, क्योंकि हर कोई टैक्स में राहत चाहता है। दुर्गेश, आपके पास भी आना चाहेंगे। जबलपुर की जनता की कैसी आशाएं हैं इस आने वाले बजट को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए जब भी हम बजट की बात करते हैं तो मध्यम वर्गीय के नज़र में तो बजट केवल एक ही शब्द पर आकर अटक जाता है कि महंगाई कम होनी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अंजलि कि आम आदमी की इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन खर्च उससे तिगुना हो चुका है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं और ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मौजूद है, क्योंकि कृषि भी एक बहुत बड़ा पार्ट है बजट का माने। आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, किसानों की प्रमुख मांग रहती है कि सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। यदि किसानी की मूलभूत आवश्यकताएं यदि किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी तो निश्चित तौर पर उनकी लागत कम होगी, और इसका जो मूल्य के तौर पर उनको एमएसपी यदि मिलता है तो निश्चित तौर पर किसान को इसका फायदा मिलेगा। सब्सिडी की हमेशा मांग की जाती है, खासकर जो कृषि यंत्र हैं उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है। कृषि यंत्रों पर अगर टैक्स खत्म हो जाएगा तो शायद लागत में कुछ इजाफा। बिल्कुल, यदि जो 18% 12% जो कृषि यंत्रों पर जीएसटी लग रहा है,
निश्चित तौर पर यदि जीएसटी को कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, किसान की तो मांग है कि जीएसटी समाप्त कर देनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर कृषि की लागत कम होगी और इसका फायदा किसान को मिलेगा। देखिए, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है अंजलि, और ऐसे में हर बजट में किसान को ये उम्मीद होती है कि उसके पाले में बहुत कुछ आए, लेकिन कृषि बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता अमूमन, और हर साल ये देखता भी हम जब किसानों से चर्चा करते हो। क्या उम्मीद है आपको इस बजट? मैं तो ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप किसानों की हित बात कर रहे हैं। तो किसान की जो बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसान को बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाना चाहिए, और इसलिए भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि आपने देखा है अभी कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, केवल एग्रीकल्चर चल रहा था। एग्रीकल्चर में हमारे किसान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो अपने खुद के उत्पाद का मूल्य नहीं निर्धारित करा पाता, दूसरे लोग करते हैं। तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि वो खुद की चीज़ का मूल्य नहीं बताता और मंडी में जाकर उसका 1 2 3 होता है, तो 1 2 3 करने वाले कोई दूसरे होते हैं। बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए, आपको क्या उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि ये किसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसके जो उत्पाद की जो मूल्य है उसको कम से कम, जो उसका लगता है खर्चा, उसका कम से कम 3 गुना तो मिले उसको, क्योंकि आजकल इतना लेबर प्राइस हो गई है और भी चीज़ें, एक तो मिलते नहीं लेबर, सबसे बड़ी बात है खेती किसानी। और मैं बात करूँगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जो हमारी पीएमओ साहब का, हमारा जो है आदरणीय मोदी साहब का बड़ा विजन है, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है, जैसे प्राकृतिक जैविक खेती केंद्र हैं, ये कुछ चुनौतियां होती हैं अंजलि, क्योंकि देखिए हम लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। आपकी नजर में और क्या प्रावधान होनी चाहिए ताकि किसान जो है हर बजट से उम्मीद जबलपुर रखता से है? कृषि क्षेत्र पे खास बातचीत चल रही है, और अगर बात की जाए कि इस क्षेत्र में कितना रोजगार है, तो आंकड़े बताते हैं 28 करोड़ तक का रोजगार है। ब्रजेश जी, किसानों के लिए कितनी राहत मिलती हुई नजर आई है? क्योंकि जब से इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है तो ये भी जानकारी मिल रही है कि किसान सम्मान निधि दोगुनी कर दी जाएगी और क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ और प्रावधान लाए जाएंगे। बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, मगर वो कृषि पे आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो टोटल जीडीपी में से 15% का अपना अंशदान करती है। बाकी जो 55% का अंशदान करती है, जो हिस्सा लेती है, वो है सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारी खेती वाली अर्थव्यवस्था तो बेहतर तरीके से चल रही है, जैसा मैडम भी बोल रही थी, अभी हमें अर्थशास्त्री मैडम बता रही थी कि खेती की अर्थव्यवस्था में अच्छी है, खेती अच्छी होगी तो मांग बढ़ेगी, बाजार बढ़ेगा। मगर उसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है हमारे उद्योगों का, उद्योग में निवेश कम आ रहा है, उद्योग लगातार घट रहे हैं, नौकरियां घट रही वहाँ से। तीसरी बात करें हम सर्विस इंडस्ट्री की, सर्विस इंडस्ट्री यानी कि मिडिल क्लास से जुड़ी इंडस्ट्री, तो मिडिल क्लास की मांग कम हो गई है, हम लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो डिमांड कम कर रहे हैं तो इससे मार्केट गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। तो ये जो चीजें हैं इसको देखना पड़ेगा। वो इसीलिए भी ना क्योंकि आम जनता के जेब में पैसा ही नहीं है। जेब का बजट, जॉब का बजट कैसे साबित होगा, इसी पे लगातार चर्चा जारी है। डॉक्टर विशाखा, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में एक और जो प्रोजेक्शन किया गया है वो महंगाई दर को लेकर किया गया है कि 4% तक किया जाएगा। ये अचीवेबल नजर आ रहा है आज की अगर अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो देश की? हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमने इसके ऊपर बहुत नियंत्रण कर लिया है। ऑल्दो ये ज़रूर है कि फूड इन्फ्लेशन में वेरिएशन ज़रूर आ रहा है, जिस पर नियंत्रण और अभी लाना ज़रूरी है। इस पे आरबीआई भी बहुत जोर दे के काम कर रही है। उन्होंने बात की है टॉप 3 मुख्य सब्जियां हैं जिसके कारण हमारे फूड इन्फ्लेशन पर बहुत असर आता है, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। और आप देखेंगे तो अनियन का उत्पादन भी थोड़ा घटा ही है पिछले 1 साल में। तो फूड इन्फ्लेशन को लेके ज़रूर थोड़ा सा चिंता का विषय है। अदरवाइज जो हमने टारगेटेड इन्फ्लेशन पॉलिसी अपनाई है उससे आप देखेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति दर काफ़ी नियंत्रण में है। इसी का आप अगर दूसरा पहलू देखें तो M3 जो हमारा ब्रॉड मनी सप्लाई होता है उसकी भी ग्रोथ रेट अच्छी है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी सफिशिएंट है, तरलता काफ़ी अच्छी है, उसके ऊपर कहीं कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा, टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो जैसे जैसे हम न्यू टैक्स रेजीम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बहुत ग्रेजुअली हो रहे हैं, तो सरकार की कोशिश है कि हमारा कंजम्पशन बढ़े, हमारी उपभोग बढ़े। और अगर वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये पूरा साइकिल फिर से एक चर्न लेगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि फूड इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में आएगा और हमारा
कंजम्पशन साइकिल भी बढ़ेगा, जिसको हम सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं, उसकी गति भी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में अच्छे परिणाम देखने की उम्मीद है। तो अगर सरकार के रोडमैप के जरिए चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो साइकिल है ये कारगर साबित होगा, जो एम्स रखे गए हैं उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन लगातार टैक्स की भी बात की जाती है, न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम। हालांकि माना तो ये भी जा रहा है ब्रिजेश जी कि हो सकता है कि इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रजीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। बिल्कुल, और ये कि मैडम ने खुद कहा कि सरकार चाहती है कि लोग बचत कम करें, खर्च ज़्यादा करें। खर्च ज़्यादा करने से होता है कि मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में पैसा आता है तो ग्रोथ दिखती है, तो पैसा किसी भी तरीके से है। मगर अभी तक हम लोग की जो मिडिल क्लास की जो सोच होती है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाते हैं। तो यही वजह है कि धीरे धीरे सारी छूट टैक्स में ख़त्म करते जा रहे हैं। न्यू टैक्स जो रिजीम है उसमें, न्यू टैक्स पॉलिसी उसमें ये तो है कि ये तमाम जितना निवेश है सबको हटा दिया गया है, आप ज़्यादा कमाइए और ज़्यादा टैक्स दीजिए। मगर इस सब के बावजूद सबसे बड़ी जो डिमांड होती है मिडिल क्लास की वो है कि जो जहाँ से टैक्स का दायरा शुरू होता है उस दायरे को बढ़ाया जाए, कम से कम 10 लाख बढ़ाया जाए। 5 लाख कोई कुछ नहीं होता, 5 लाख तो हर व्यक्ति देता है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारे टैक्स में, हमारे देश में टैक्स देने वाले लोग बहुत गिने चुने परसेंट हैं। सिर्फ 6% लोग टैक्स देते हैं, जिसमें से सिर्फ 4% टैक्स का भरते हैं। अदरवाइज तो जो बाकी 2% लोग हैं वो सिर्फ टैक्स क्लेम करते हैं, यानी कि सिर्फ ITR भरते हैं मगर कुछ टैक्स देते नहीं है। तो बेहतर होगा कि हमारे टैक्स का दायरा अलग अलग तरीके से बढ़ाया जाए। मगर फिर बात वही हो जाती कि हम टैक्स का दायरा ना भी बढ़ाएं, हम और आप GST के रूप में हर वक्त तो टैक्स दे ही रहे हैं, जहां जाते हैं वहां टैक्स देते हैं, जो चीज खरीद रहे हैं उस पर टैक्स देते हैं। तो सरकार टैक्सिंग की बहुत बड़ी मार कर रही है और इस टैक्सिंग की मार से जनता का पैसा बहुत तेजी से निकल के सरकार के पास जा रहा है, बजाय मार्केट में आने के। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा जो हमारे पास है वो मार्केट में आए, सरकार के पास ना जाए। तो यही दिक्कत हो रही है।